हाँ बेटा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैच कॉस्टिंग। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मटेरियल के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पता लगाते थे कि रॉ मटेरियल की हमें कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदनी चाहिए जिससे ओवरऑल हमारा क्या पड़े, मटेरियल कॉस्ट सस्ती पड़े। उस मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आता था, परचेज कॉस्ट आती थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती थी, कैरिंग कॉस्ट आती थी। तो इन दिनों का सम कम से कम पड़े ऐसी क्वांटिटी आप मंगाओ, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर। उससे मिलता जुलता टॉपिक है यहाँ पे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताता था कि हम एक बार में कितना ऑर्डर मंगाएं जिससे वो सस्ता पड़े, और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ये बताता है कि हम एक बार में कितना बनाएं, जो हम बनाते हैं फिनिश गुड्स, वो कितना एक बार में बनाया जाए, 10-10 करके बनाए, 15-15 करके बनाए, 100-100 करके बनाए, 200-200 करके बनाए, जिससे हमारी बनाने की जो कॉस्ट आती है वो कम से कम पड़े। ठीक है, बनाने की कॉस्ट में एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा जो आप बनाते हो उसमें लगती है आपकी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको यहां पे टेक्निकल भाषा में बोला जाता है सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, और एक होती है कैरिंग कॉस्ट। वहां होती थी अलग चीजें, वहां होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके रिप्लेसमेंट में यहां क्या आता है, सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसमें भी दो कॉस्ट खर्चा होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा। एक तो सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये क्या होती है, मशीन को जो एक बार सेट किया जाता है तो उस सेटअप में पैसे खर्चा होंगे। मान ली मशीन में ऐसी डाई लगी हुई कि 400-400 टैबलेट एक साथ में बन जाएंगी। मान लो हम दवाई के किसी कारखाने में हैं और उसमें ऐसी मशीन लगी हुई है कि 400 टैबलेट एक साथ बन सकती है। मटेरियल डालो, 400 टैबलेट बन के निकल जाएंगी। एक पत्ते में मान लो 10 आती हैं तो 40 पत्ते बाद में बन जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होगा कि नीड कम है तो हम कम बना रहे होंगे, लेकिन जो सेटअप कॉस्ट लगेगी वो पूरी लगेगी, क्योंकि ऑयलिंग ग्रीसिंग आप पूरी मशीन पे करोगे। समझ रहे हो? तो सेटअप कॉस्ट जो होती है टेक्निकल भाषा में फिक्स कॉस्ट होती है। उससे ये बात मतलब नहीं होता है कि तुम एक बैच में कितनी बनाओगे, चाहे 10 बनाओ, चाहे 50 बनाओ, और चाहे तुम अपना मैक्सिमम बनाओ 400। तो सेटअप कॉस्ट जो होती है वो फिक्स कॉस्ट की तरह होती है। और एक होती है बेटा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का अर्थ है कि जो हमने बनाया, ये जब तक हम बेच नहीं पाएंगे तब तक इसको हम होल्ड करके अपने पास रखेंगे, रख रखाव करेंगे उसका। जब बिकेगा तब बिकेगा। तो उसको रख रखाव में जो पैसे खर्चा होते हैं, कैरी करने में जो पैसा खर्चा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। जितना आपका बैच साइज ज्यादा होगा कैरिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा लगेगी, जितना आपका बैच का साइज कम होगा उतनी कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी। सेटिंग अप कॉस्ट में टोटल वाइज तो सेम लगती है, लेकिन अगर पर यूनिट अगर देखो तो अगर 10 टैबलेट बना रहे होगे और मशीन सेट करने में 100 रुपए खर्चा हुए तो एक टैबलेट पे 10 रुपया खर्चा आ गया, क्योंकि टोटल खर्चा वो 100 ही रुपए रहेगा। और कहीं आप 100 टैबलेट बना रहे हो तो 100 रुपए खर्चा हुआ, 1 रुपए पर टैबलेट खर्चा आया। कहीं आपने 400 बना दिए तो खर्चा 100 रुपए हो रहे हैं, बनाए आपने 400 टैबलेट तो 25 पैसे का खर्चा आ गया पर यूनिट। तो कह सकते हो कि जैसे जैसे आपका बैच साइज बढ़ता है, पर यूनिट जो सेटिंग अप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जबकि कैरिंग कॉस्ट टोटल वाइज रेस करेगी, टोटल वाइज बढ़ेगी। तो ये बात समझ में आती है? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे ये बड़ा साइज होगा सेटिंग अप कास्ट लोअर लगेगी, जैसे जैसे साइज स्मॉलर होगा सेटिंग अप कास्ट हाई लगेगी। कैरिंग कॉस्ट में उल्टा होता है, जितना लार्ज साइज होगा उतनी ज्यादा लगेगी, जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी कम लगेगी। तो थ्योरी में हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया ही दिया है। जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉर्मूला होता था, वैसे यहां पे फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक बैच साइज का। ठीक है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या बैच साइज ये बताता है कि एक बार में हम कितना प्रोड्यूस करें जिससे हमारा क्या हो, ओवरऑल कॉस्ट सस्ती पड़े। तो इसका फॉर्मूला होता है 2AS डिवाइड बाई सी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला होता है। जैसे वहां होता था 2AO डिवाइड बाई सी, तो यहां क्या हो जाता है 2AS डिवाइड बाई सी। जिसके अंदर जो ए है वो क्या है, एनुअल डिमांड नहीं है। वहां रॉ मटेरियल था तो डिमांड बोलते थे, यहां बोलेंगे एनुअल प्रोडक्शन, जो हम बनाते हैं वो कितना बनाएंगे। तो ये क्या हो गया अपना एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, जितना हम फिनिश गुड्स बनाते हैं एक बार में, एक साल में, वो हो गया एनुअल प्रोडक्शन। एस हो गया आपका सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, एक बैच को सेट करने में क्या पैसा खर्चा होता है। और सी का मतलब हो गया कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के फॉर्मूले हैं जो हमने आपको यहाँ पे लिखा ही लिखा है। ए का मतलब यहाँ पे एनुअल डिमांड लिखा है,
डिमांड भी सही है, बस आपको ये समझना है कि वो फिनिश गुड्स का होना चाहिए, क्योंकि बनाएंगे भी तो उसी हिसाब से जितने की मार्केट में डिमांड होगी। तो जो डिमांड हम लोग लिख रहे हैं, चाहे उसको डिमांड लिखें और चाहे क्या लिखें हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन, बस वो फिनिश गुड्स का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा लो उसमें। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दिया है हमने, 2AS डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। ए का मतलब क्या है, एनुअल डिमांड या एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, कितना हम एक साल में बनाते हैं फिनिश गुड्स अपना। एस का मतलब सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, और सी का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कभी कभी जो सी होता है वो आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे कि ईओक्यू में दे रखा होता था। तो यहाँ सी जो है वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से निकालते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लेना, इफ सी इज गिवन इन परसेंटेज, परसेंटेज में गिवन होगा, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट किस में गिवन होगी, आपकी परसेंटेज में। तो सी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट का जो आपसे परसेंटेज बताएगा, 10%, 5%, 3%, जितना भी बोले, मतलब वो कैरिंग कॉस्ट में आपको अप्लाई करना है, ये कहना चाह रहे हैं। लिख लिया बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज तो आपसे पूछ सकता है सवाल कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बनाओ, इसमें ये चीजें दे रखी होंगी, ये निकालना होगा। एक सवाल करते हैं फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर द कंपनी यूजिंग बैच कॉस्टिंग। एनुअल डिमांड ऑफ द कंपोनेंट 2400 है, सेटिंग अप कॉस्ट है 100 रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट बोले चाहे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोले एक ही बात होती है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक ही वर्ड होता है। 200 रुपए दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है आपको परसेंटेज में, अभी लिखवाया था कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दे रखी होगी तो किस पे अप्लाई करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। तो ए हो गया हमारा 2400, एस यानी सेटअप कॉस्ट हो गई 100 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 200 का 6% यानी कि कितने रुपए, 12 रुपए। तो फॉर्मूला लगा दोगे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2AS डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। 2A है आपका 2400, S है आपका 100 और ये है आपका 12, स्क्वायर रूट करोगे आंसर आ जाएगा 200। तो आंसर आ गया 200 यूनिट। तो इनकी डिमांड जो है वो 2400 की है, साल भर में इनको 2400 बनाना है, तो इनको क्या करना चाहिए, 200 200 200 करके हर बार बनाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी अभी इस सवाल में जरूरत तो नहीं है तो एक्स्ट्रा कराए दे रहे हैं। कभी कभी सवाल आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ बैचेस कितने बनाने पड़ेंगे, जैसे वहां नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते थे वैसे यहाँ क्या निकलेगा, नंबर ऑफ बैचेस। तो बनाना आपको 2400 है टोटल, और एक बार में आपने 200 बनाने का फैसला लिया है, तो इसका मतलब आप कितने बैचेस बनाओगे, 12। इस सवाल में तो नहीं पूछ रहा था, एक्स्ट्रा बता दिया आपको। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ बैचेस आपसे पूछेगा तो यहाँ दूसरा फॉर्मूला लिखो। अगर आपसे क्या पूछता है, नंबर ऑफ बैचेस बताओ कि एक साल में कितने बैचेस बनेंगे, नंबर ऑफ बैचेस इन अ ईयर, तो कैसे बनेगा, एनुअल जो आपका डिमांड यानी कि प्रोडक्शन है, एनुअल डिमांड या प्रोडक्शन डिवाइड बाई जो भी बैच साइज आपने सेलेक्ट किया है, कितना कितना आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे ईओक्यू के सवालों में आप ईओक्यू एक बार निकालते थे, फिर सवाल कहता था कि भैया अगर 4-4 हजार करके मंगाओगे तो आपको 5% का डिस्काउंट दे देंगे, सेम काम यहाँ होने वाला है कभी कभी। तो फिर ऐसे में अगर हो गया तो फिर आपको जजमेंटल कैसे बनना पड़ेगा, जजमेंट कैसे लोगे आप टोटल कॉस्ट निकाल के करोगे जैसे कि वहां करते थे।
सेम टॉपिक चल रहा है, उसी को एक्सटेंड किया गया है। वो रॉ मटेरियल के बिहाफ पे काम करता था, ये किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, फिनिश गुड्स के हिसाब से। बाकी टर्मिनोलॉजी सेम टू सेम है। वहां भी आप निकालते थे टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, यहां भी निकालने को बोल सकता है टाइम गैप बिटवीन टू बैचेस, दो बैच के बीच में कितना टाइम गैप रहेगा। तो आप 12 या ऊपर 365 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बैचेस। अब ऊपर अगर आप 365 लिखते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस करते हो, तो आंसर आपका डेज में आएगा। 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैचेस करते हो तो आंसर आपका किस में आएगा, मंथ के रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आप किस में निकालना चाह रहे हो। तो अगर बैच साइज थोड़े ज़्यादा होते हैं, 10 15 20 आ जाते हैं, तो फिर हम लोग डेज में निकाल देते हैं। बैच साइज जो बैच नंबर ऑफ बैचेस कम ही रहते हैं, मान लो नंबर ऑफ बैच 2 है 3 है, तो फिर हम लोग मंथ में निकाल दिया करते हैं। जिसमें भी निकालोगे कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा, कभी कभी आपसे एनुअल कॉस्ट निकालने की बात करी जाएगी, तो उसमें आपको दो कॉस्ट प्रैक्टिकली निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बैचेस इनटू जो आपकी सेटअप कॉस्ट लग रही पर यूनिट, यानी कि एस जिसको आप बोलते हो। तो एस क्या बता रहा था कि एक बैच को सेट करने में ये पैसा खर्चा होगा, इनटू नंबर ऑफ बैचेस कर देंगे तो एनुअल आपकी सेटअप कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दूसरा निकालते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इनटू जो आपका बैच का साइज है, कितना आप एक बार में प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, और इनटू सी। तो ये आ जाता है इन दोनों का सम। तो कभी कभी सवालों में मुझे इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी जजमेंट लेने के लिए कि हमें दोनों में कौन सा इफेक्टिव काम कर रहा है, कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो ये 3 4 फॉर्मूले हैं बैच क्वांटिटी के अंदर आएंगे ये। ठीक है, जो बैच कॉस्टिंग है उसमें यही 3 4 फॉर्मूले का प्रयोग होता है मेनली। हटा दे बेटा, नोट हो गया। एक बात और यहाँ पे लिख लो, जो सेटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है वो फिक्स इन नेचर होती है, फिक्स कॉस्ट होती है इन नेचर, आगे काम में आएगा। और कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है इन नेचर। तो आई थिंक बेटा लिख लिया होगा ये। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लिए सारे आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे सवाल चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये नोट किया था, नहीं नोट किया अभी, कर लो। 7th वाले का आंसर नोट कर लो, फिर 8th वाले में चलते हैं। 7th वाले में नंबर ऑफ बैचेस नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा निकलवा दिया। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं बताओगे। लॉ वाला टेस्ट किसने किसने नहीं दिया था परसों वाला, सबने दिया था। क्यों टेस्ट नहीं दे रहे हो बेटा। हाँ तो प्रिपेयर करो, टेस्ट दो। शुरुआत से ऐसा अगर लापरवाही करोगे कि टेस्ट नहीं दोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा। बात समझ लो, अपने लिए मुसीबतें पैदा करोगे, क्योंकि जो टेस्ट का कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा। जब आप छोटे छोटे टेस्ट नहीं दे पाओगे तो बड़े बड़े तो वैसे भी नहीं दे पाओगे फिर। तो टेस्ट जो है वो अपनी पढ़ाई का ही हिस्सा है। आदमी केवल ये सोचे कि हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, तो नहीं होगा। आपको सब काम करने पड़ेंगे, ये आपकी प्रिपरेशन का ही हिस्सा है टेस्ट देना।
तो जो भी टेस्ट देता जाएगा अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी करता जाएगा, और जो टेस्ट नहीं देगा वो अपनी प्रिपरेशन बुरी करता जाएगा। दोनों तरीके हैं, या तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी कर सकते हो टेस्ट दे दे के, या फिर अपनी प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, आप खराब कर सकते हो टेस्ट ना दे दे के। तो चॉइस आपकी अपनी है। जितना आप टेस्ट दोगे, स्कोर करोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, और आपकी पढ़ाई भी थोड़ी सी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई से नहीं सीखी जाती, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको गलतियाँ सिखाती, समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ें आप पढ़ाई करते करते सीखते हो, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते करते आपको याद होती हैं, कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं वो गलतियों से याद होती हैं। जब आदमी गलती करता है तो याद करता है। जैसे कभी आप मान लीजिए ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा कि एकदम से यार कोई आ गया, आप अपने रोड से आप कोचिंग डेली आते हो और दो तीन उसमें मोड़ पड़ते हैं, कभी एकदम से एक लड़के ने बाइक निकाल दी आपके सामने से, तो आप अपना थोड़ा डगमगा गए हल्का फुल्का, या फिर आप बच गए कह लो। तो अगली बार जब निकलते हो तो आप ध्यान रखते हो कि साला इस गली से एक लड़का निकल आया था कल और बच गए थे, वरना कार वाला ठोक देता हम ही को फालतू में, जबकि गलती इसकी। ये कोई अगर तुम्हें बताता कि यार हमारे साथ ऐसा हो रहा था, तुमको इतना याद नहीं रहता, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुमको ज्यादा याद रहे। तो सेम चीज ये है कि टेस्ट में जो गलती हम करेंगे वो मुझे रियलाइज होगी, तुम्हें थोड़ी ना रियलाइज होगी, भले तुम मेरी कॉपी देख भी लो। जब तुम वो गलती करोगे तो तुम्हें रियलाइजेशन होता है कि यार भाई इतनी छोटी मिस्टेक हम कर सकते हैं, 2 + 2 5 लिख के चले हैं, बताओ। तो वो रियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने बच्चे भी पास होते हैं उन सबका टेस्ट में भी कंट्रीब्यूशन रहता है। टेस्ट नहीं दोगे तो आप मतलब समझ लो पास होने के लायक ही नहीं बचोगे, ऐसा समझ लो तो मोटा मोटा। तो आपको टेस्ट तो शुरुआत से ही सारे देने, क्लासेस भी सारी अटेंड करनी है, टेस्ट भी सारे देने, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनको सबको फॉलो करना है। अपने तौर तरीकों पे आप सीएमए नहीं बन सकते, ध्यान रहे कि आप सोचोगे कि जैसे हम काम करते हैं उस तरीके सीएमए बन जाएंगे, नहीं। आप उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग काम कराते हैं उस तरीके से काम करोगे तब सीएमए बनोगे, क्योंकि सबके तौर तरीके अपने अपने होते हैं। और अपनी अपने तौर तरीकों में क्या होता है कि थोड़ा सा यूज टू रहता है। ये सब प्रोफेशनल पढ़ाइयाँ हैं, इसमें आपको अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल पढ़ाई की रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको कहीं ना कहीं पूरा करना है। जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक इस पढ़ाई में ना आपको मज़ा आएगा और ना ये पढ़ाई आपको कुछ दे पाएगी। फाउंडेशन वगैरह अलग बात थी, पास होना ना पास होना एक ही बराबर। फाउंडेशन की डिग्री से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है कि हम दिखाएं कि भैया सीए में फाउंडेशन हम कर लिए, लो हमारे 300 नंबर आ गए हैं, समझ लो। तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वो क्या कह रहा है इसमें क्या होता है, तो कोई भी कर लेगा, 12th का बच्चा कर लेगा, इसमें कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया तुमने। मतलब पूरे सीएमए करिकुलम की बात करें कि जो आप करते हो भाई, फाउंडेशन पास करते हो, इंटर पढ़ते हो, फाइनल पढ़ते हो, 15 महीने की ट्रेनिंग करते हो, इस पूरे करिकुलम में बात करें तो फाउंडेशन 10% भी नहीं है ओवरऑल का, ऐसा समझ लो। पूरी सीएमए जर्नी का 10% भी नहीं है फाउंडेशन। 6 7 8% में हम उसको रखेंगे, मैक्स टू मैक्स 10%। तो 10% फाउंडेशन है, 30 35% इंटरमीडिएट है। तो अगर 35% पकड़ ले तो 35 ये हो गया, 10 ये हो गया, 45। बाकी 55% क्या है आपका फाइनल। वैसे इंटरमीडिएट को 30 ही देना चाहिए, 10 30 और 60 ऐसे होता है। 10% फाउंडेशन है, 30% इंटरमीडिएट है, और बाकी 60% जो है वो फाइनल है। तो ऐसी स्टेजेस हैं। आपको समझ में आता है कि 3 है मतलब 33% है तीनों। एक स्टेप बढ़ गए तो 30 35% सीएमए पार कर लिया है। इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे तो 66% हो जाएगा, ऐसे लग रहा है। ऐसे नहीं होता, फाउंडेशन जस्ट 10%। इंटरमीडिएट जब कुछ करोगे तो फिर मार्केट में थोड़ी सी रेपुटेशन बनती कि चलो यार नहीं कुछ तो सीएमए इंटरमीडिएट अभी पास है। और फाइनल वाले की तो अलग ही रेपो होती, उसकी तो बात ही छोड़ दो। तो फाउंडेशन की बदौलत कुछ भी नहीं मिलने वाला है मार्केट में। एक बीकॉम वाले बच्चे को जो पेमेंट मिलती वही मिलेगी सीएमए फाउंडेशन वाले को भी, ऐसा समझ लो। कोई भी अलग से रिकग्निशन नहीं मिलेगा। ये अगर सीएमए इंटर आदमी कर लेता है तो अलग रहेगा, बीकॉम वाले को अलग नज़र से देखा जाएगा, सीएमए इंटर वाले को अलग नज़र से देखा जाएगा।
आज अगर बीकॉम वाला कोई जॉब करने जाता है तो ऑन एन एवरेज 12-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है उसको, अगर ठीक ठाक काम थोड़ा बहुत आता है तो। सीएमए इंटर वाला बंदा जाता है तो 30 हज़ार रुपये तक मिल जाता है उसको। फाइनल वाला तो रेंज है अलग अलग, 60 हज़ार से लेके 1.5-2 लाख तक मिल जाता है, जैसी कंपनी जो ले जाए। सीएमए फाउंडेशन वाला वही बीकॉम के बराबर, उसमें कुछ भी नया नहीं। तो असली चीज़ सीएमए इंटरमीडिएट है, इसमें आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो मज़ा आ पाएगा। मतलब जिस चीज़ की आप टेस्ट नहीं दोगे इसका मतलब वो चीज़ आप तैयार नहीं कर पा रहे हो घर में सही से, तभी तो नहीं दे रहे हो। भाई जिसने भी टेस्ट नहीं दिया वो क्या बताएगा? जैसे हमने किसी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि सर आए नहीं थे क्लास में, तैयार नहीं हो पाया, और कोई दूसरा रीज़न होता है क्या? मतलब कुल मिला के इनडायरेक्टली यही होता है कि भाई तैयारी नहीं हो पाई थी उस दिन तक हमारी, तो हम टेस्ट देने नहीं आ पाए। 100 की सीधी एक बात यहीं पे घूम फिर के आती है, चाहे वो जितना कुछ भी और बता दे आदमी। तो जो टेस्ट इसका मतलब नहीं दे रहा है उसका मतलब तैयार उसका नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हम समझें। अगर कोई मान लो टेस्ट देने नहीं आया तो उसका मतलब उसका तैयार नहीं हुआ। और जब तैयारी नहीं होगी तो साथ साथ पढ़ने का फायदा क्या है? फिर तो जब तैयारी नहीं करनी आखिरी 1 महीना पढ़ लेना जो पढ़ना है तुमको, वो फेल होके ही जब वापस आना तो साला 6 महीने का है परेशान हो आदमी। उससे अच्छा अपना 15 ही दिन पढ़े। जब फेल ही होना पहले से पता है कि हाँ फेल ही करना है हमको। तो इसलिए शुरुआत से ही आपको रिदम बना के पढ़ाई करनी पड़ेगी, शुरुआत से ही सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, वापस आ जाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक कस्टमर है, ठीक है, हैज बीन ऑर्डर 90,000 स्पेशल डिजाइन एंड मेटल कॉलम एट अ रेट ऑफ 18,000 पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। यहां रेट का मतलब पैसे से नहीं है, कह रहा है एक कस्टमर, उसने कहा भैया 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम बना दो, लेकिन वो लेगा कैसे? रुपए, पहली बात तो यहां गलत लिखा हुआ, रुपए काट देना, 18,000 करके लेगा हमसे, ठीक है। तो पहले वो किस हिसाब से लेता था? उसने 90,000 का ऑर्डर किया है और पहले कैसे लेता था वो हमसे? 18,000 करके माल खरीदता था। एक बार में वो 18,000 कहता भैया 90 लेंगे लेकिन तुम हमें 18,18 करके देना 4-5 बार, मैं ऐसा कहना चाह रहा तुमसे। प्रोडक्शन कॉस्ट में 120 रुपया मटीरियल है, 60 रुपया लेबर है, 20 रुपया क्या है फिक्स ओवरहेड है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो तो 120 प्लस 60 प्लस 20 यानी कि 200 रुपए। सेटअप कॉस्ट है 1,500 रुपए पर सेटअप फॉर 1 रन, चाहे बैच बोले चाहे रन बोले एक ही बात है। 18,000 कॉलम एक बार में बनाते हैं तो 1,500 की आपकी क्या लगती है? सेटअप कॉस्ट लगती है। कैरिंग कॉस्ट है बेटा 15% की। कस्टमर कह रहा है मे बाई एटलीस्ट 5,000 कॉलम दिस ईयर। ये जो 18,000 दे रखा है पिछले साल का है, कि पास रिकॉर्ड इस कस्टमर का क्या है कि वो 18 करके माल खरीदता था। पास रिकॉर्ड कैसे बोल रहे, देखो लिखा हुआ है कि कॉलम पैसे कैसे देता था, 18,000 पर ऑर्डर ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, मतलब पिछला ज्ञान बता रहे हैं। ये कस्टमर 18 करके माल खरीदता था, लेकिन इस साल वो कस्टमर क्या कह रहा है कि हम कितना खरीदेंगे? 5,000 करके खरीदेंगे कम से कम। एटलीस्ट बोला, एग्जैक्ट नहीं बोला कि 5,000 खरीदेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि हाँ भाई 5,000 तो हम एक बार में खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसा बोल रहा है। कंपनी वुड लाइक टू अवॉइड मेकिंग 5 डिफरेंट प्रोडक्शन रन। कंपनी 5 बार में अपना माल नहीं बनाना चाहती है और आपको बताना है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन। तो चाहे बोले इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी और चाहे क्या बोले हम लोग इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, एक ही बात होती। तो उसी चीज को इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन भी कहा जाएगा, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन भी कहा जाएगा। साल भर में मंगान बनाना कितना है हमको? 90,000, चाहे जितना करके बनाए लेकिन साल भर में बनाना तो हमको कितना पड़ेगा? 90,000। सेटअप कॉस्ट जो है वो अपनी आ रही है 1,500 रुपए की, और जो कैरिंग कॉस्ट आएगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट का 15% यानी 120 प्लस 60 प्लस 20, ये होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका 15% यानी कितना आ गया? 30 रुपए। और इससे निकाल लेते हैं हम लोग मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन। फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू एस, और एस है अपना 1,500 रुपए का, और डिवाइड बाई सी। कितना आया? 3,000 यूनिट लिख सकते हो, 3,000 कॉलम लिख सकते हो।
कॉलम बना रहे हैं तो यहाँ हम लोग कॉलम लिख रहे हैं। तो ये भी सवाल ऑलमोस्ट पिछले सवाल के सिमिलर है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल के अंदर ज्ञान और दे रखा है, लेकिन कुल मिला के कहानी घूम फिर के वहीं पे आती है। समझ में आ गया बेटा दोनों क्वेश्चन, 7th वाला प्लस 8th वाला, नोट कर लो इसको भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग। हाँ बड़ा आई थिंक नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, तो ए बी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो फॉर्मूले में लिखवाया गया था, जैसे कि ईओक्यू में आप ध्यान रखे थे कि जो ए होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए आपका, एनुअल होना चाहिए। कभी कभी चुपके से वो मंथली पकड़ा देगा तुमको। और ये भी जो सी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, ध्यान रहे कभी भी मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली देता है तो उसको आपको एनुअल में कन्वर्ट करना मांगता है, वरना वहां से चीजें आपकी गलत भी हो सकती हैं जल्दबाजी के चक्कर में। तो जितना देखो बेटा, जितना ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरी होता है कि ए का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है और सी का पूरा मतलब क्या होता है। क्योंकि मतलब में कभी कभी वो दूसरा मतलब निकाल देगा आदमी, वो गलत कर देगा। जैसे सवाल में दे दे मंथली डिमांड, और बच्चा जल्दबाजी में कहे डिमांड तो लिखा हुआ है 2000 बता रहा, 2000 सवाल लगाया पड़ा है, जबकि सवाल क्या कह रहा, मंथली डिमांड है 2000। तुमको पहले एनुअल में कन्वर्ट करना चाहिए फिर सवाल लगाना चाहिए। वैसे कैरिंग कॉस्ट में जल्दी में क्या लिख देगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और आगे पर एनम की जगह क्या लिख देगा, पर क्वार्टर, पर मंथ। धीमे से बच्चा कह रहा कैरिंग कॉस्ट तो लिखा हुआ, आगे पढ़ ही नहीं रहा वो। तो जिसको ये पूरी बात ध्यान रहती है वो गलतियां कम करता है। जो खाली फॉर्मूला छोटे से याद कर लें 2a डिवाइड बाई सी, बस अपना चल रहा है। न्यूमेरिक वर्ड देखता है, कहता अच्छा सवाल में 20,000 लिखा, अच्छा मतलब ये हो गया, ये हो गया, आगे पढ़ ही नहीं रहा अंग्रेजी, तो फालतू चीज तो नहीं लिखेगा वो, उसको ऐसा लगता है। तो आप जब पूरा पढ़ोगे तभी पता चलेगा। जैसे कि यहाँ देखो, कैरिंग कॉस्ट को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, तो आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कॉस्ट, यहीं पे लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट के बगल में लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज होल्डिंग कॉस्ट। बहुत अच्छा, तो कैरिंग कॉस्ट को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। सवाल देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है ए बी लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग पर एनम। तो साल भर में हमको 24,000 बेचना है, भेजना है। किसको देना है, सीडी लिमिटेड को, स्टडी बेसिस पे। इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन कैसा दे रखा है आगे, पर मंथ। ठीक है, तो साल भर में अपने को बनाना 24,000 है, तो ए हो गया हमारा 24,000, और जो सेटअप कॉस्ट खर्चा हो रही है वो खर्चा हो रही है 324 रुपए, और जो कैरिंग कॉस्ट है वो 10 पैसा पर मंथ का है, जबकि हमें लेके चलना पड़ता है एनुअल, यानी 1 रुपया 20 पैसा हो गया पर एनम। कोई समस्या, ठीक है, एक एक चीज देखो पहले कैसे कैसे लग रही है, फिर आगे बात कर लेंगे। पहले में बोला है कि ऑप्टिमम रन साइज बताओ, वही चीज है, तीनों नाम एक ही है, चाहे बोले इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, चाहे दूसरे वाले में क्या बोला था, इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन, और इसमें क्या बोला है, ऑप्टिमम रन साइज। तीनों एक ही बातें हैं, ध्यान रहे।
तो इसके 3-4 नाम होते हैं और अलग अलग सवाल में अलग अलग नाम पूछा गया है। इकोनॉमिक रन साइज का वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 2 × A × S डिवाइड बाई C का स्क्वायर रूट 3600, तो 3600 यूनिट या बियरिंग लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बी में मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एज ऑप्टिमम रन साइज, मतलब जब ऑप्टिमम रन साइज पे तुम काम करोगे, तुम 3600 करके बनाओगे, तो आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या लगेगी, मतलब ये वाली चीज निकालनी है आपको। कह रहा था जब आप क्या करते हो, जो आपका ऑप्टिमम रन साइज आया है उतना उतना करके बनाओगे, तो आपकी होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट क्या लगेगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ क्या निकालने हैं हम लोग, चाहे मिनिमम वर्ड लगाए चाहे ना लगाए उससे कोई मतलब नहीं। मिनिमम इन्वेंट्री, चाहे आप बोलो होल्डिंग कॉस्ट, और क्या चाहे क्या बोले हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज आप एक बार में कितना बनाओगे, और इंटू सी। वही फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला देख सकते हो कॉपी में, यही लिखवाया है। 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सी, यह आ गया आपका 2160 रुपए। तीसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया है, थर्ड पोर्शन में, तीसरे पोर्शन में क्या बोला गया है वो देख लो। कह रहा है एज्यूमिंग द कंपनी हैज पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बेयरिंग पर एनम। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी कितना बनाती है एक साथ, एक बार में कितना बनाती है, 6000। जबकि ऑप्टिमम रन साइज कह रहा है कि नहीं बेटा तुमको 3600 बनाना चाहिए, तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमको कितना बनाना चाहिए, 3600। लेकिन कंपनी अपनी पॉलिसी बना रखी है कि हम यही 6-6 करके बनाते हैं। तो अभी तक वो 6-6 बना रही थी जब उसको इस फॉर्मूले की तमीज नहीं थी, तो अभी कितना बना रही थी, 6-6 अब ये फॉर्मूला कह रहा है 3600 बनाओ। तो आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी इज इनकरिंग एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन सजेस्टेड इन ए। मतलब आप जितना सजेस्ट कर रहे हो 3600, और ये जितना बना रहे थे 6-6 करके, आपको बताना है कि ये कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं ओवरऑल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 बनाने का एक बार ऑर्डर साइज 3600 रख के कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और एक बार ऑर्डर साइज कितना रखना पड़ेगा, 6000। कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, कंपेयर कर लेंगे, बता देंगे भाई कितना पैसा तुम फालतू में खर्च कर रहे हो। तो एक ऑर्डर साइज हमारा हो गया, अपना वाला जो निकल के आया कितना, 3600, और एक इनका वाला ऑर्डर साइज हो गया जो ये बनाते थे, 6000। इन दोनों में हम कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर जाके हम कंपेयर कर देंगे और बता देंगे कि ये कितना पैसा फालतू में पुंजा रहे हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं। अगर ऑर्डर साइज हमारा 3600 रहता है तो कितने नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे वो देख लेते हैं। साल भर में तुमको बेटा बनाना 24,000 है, और अगर 3600 करके बनाओगे तो कितने बैचेस में काम करना पड़ेगा, कितने एक बैचेस बनाओगे, 7 बैचेस। ठीक है, और अगर 6-6 करके बनाते हो तो आपके 4 बैचेस बनेंगे। ठीक है, 2 कॉस्ट निकलती बताया था आपको, एक टोटल सेटिंग अप कॉस्ट जिसका फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ बैचेस इनटू सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, ये आगे 2268 1296। दूसरा निकलता है टोटल कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट, कुछ भी बोल दो इसको, चाहे आप कैरिंग बोलो और चाहे क्या बोलो आप होल्डिंग, एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सी, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज इंटू सी। हाँ बेटा यहाँ कितना आया, और इधर 3600, इनका कर दो टोटल, उधर कर दीजिए 4896 4000, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही हो जाएगी हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो कंपनी 468 रुपए ईयरली एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है अपनी पॉलिसी पे,
अगर वो 3600 करके बनाए तो कंपनी को 468 रुपए की बचत होगी। ये पूछ रहा था आपसे सवाल। हाँ, इतने का जाता, वही तो पूछ रहा था कि अगर 6-6 हजार कंपनी बनाने की पॉलिसी है तो वो कितना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, तो यही हमारी क्या हो गई, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो ठीक है, नोट कर डालो। जितने भी सवाल अभी आपने कही है सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। नहीं, ये छोटे वाले तो एमसीक्यू में आते थे, 9th वाला एमसीक्यू में नहीं आया है, 9th वाला तो 7 नंबर का आया है। इसके पहले वाले छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, तो वो एमसीक्यू में पूछे गए थे। चलो अच्छा, 2 मिनट का समय दो, अभी नोट करा देंगे। पहले आगे एक सवाल और है वो भी कर लेते, फिर आराम से दोनों सवाल नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। एक और क्वेश्चन है इसी में हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना मांगता है आपको। एक मिनट का समय देते हैं, आप अपने आप से रीड कर लो, फिर हम आपको समझा देंगे। चलिए, आई थिंक पढ़ लिया होगा आपने जो पढ़ना था। अब आओ मैं समझा देता हूँ। इधर नजरें बोर्ड पे रहें। लिखा हुआ है कंपोनेंट गोल्ड जो इंटरनली इन कॉस्ट सेंटर 100 में बनता है, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट को बोलते हैं जहां पे माल बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट सेंटर, जहां पे कॉस्ट इनकर्ड होती है। तो कॉस्ट सेंटर समझ लो एक डिपार्टमेंट का नाम है। तो गोल्ड जो है इस कॉस्ट सेंटर में बनता है जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर 100। जैसे डिपार्टमेंट का नाम नहीं होता, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, वैसे कॉस्ट सेंटर 100। मटेरियल कॉस्ट कितने की आती है, 6 पैसा पर कंपोनेंट। हर कंपोनेंट बनाने में 6 पैसे का मटेरियल लगता है। ईच कंपोनेंट 10 मिनट टू प्रोड्यूस। हर कंपोनेंट को 10 मिनट लगता है बनने में। मशीन का जो ऑपरेटर है उसको 72 पैसे देते हैं 1 घंटे में, और मशीन आर रेट है 1.5 रुपए। तो ऑपरेटर को जो पैसे देते हैं उससे ऑपरेटर की सैलरी निकल के आएगी कि 1 मिनट में क्या सैलरी निकलती है। मशीन आर रेट जो है वो मशीन का खर्चा बताएगा। मशीन के खर्चे को टेक्निकल भाषा में ओवरहेड बोलते हो, फैक्ट्री ओवरहेड। मशीन तो कहाँ लगी रही है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के काम में आएगा क्या आपका, मशीन आर रेट। सेटिंग अप ऑफ द मशीन टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट टेक गोल्ड टेक 2 hours 20 minutes। तो एक बार मशीन को सेट करने में 2 घंटा 20 मिनट लगता है। यहां तक का सवाल क्लियर है? अब देखो फॉर्मेट कैसे डिजाइन होगा वो अगली बात पर डिपेंड करेगा, क्या हमको निकालना है। फॉर्मेटिंग हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है, जैसा सवाल कहेगा जो जो निकालना होगा उसके हिसाब से फॉर्मेट डेवलप करना है आपको। तो लेट मी कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनानी, खर्चों की एक शीट बनानी है। शोइंग द, उस कॉस्ट शीट में क्या क्या लिखना चाहिए इनको, एक मिलना चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट और एक मिलना चाहिए क्या, सेटिंग अप कॉस्ट। तो कॉस्ट शीट में 2 पोर्शन होने चाहिए, एक प्रोडक्शन कॉस्ट का होना चाहिए और एक, इसलिए हमने एक प्रोडक्शन कॉस्ट का बना रखा है, एक सेटिंग अप कॉस्ट का बना दिया है। ये ऐसे देख के नहीं पता चलता, क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे बनाना पड़ेगा। और ये जो कॉस्ट आप निकालोगे ये टोटल में भी उसको चाहिए, और तो टोटल में बना रखा, पर यूनिट बना रखा है, वो भी 3 केसेस में। अगर बैच साइज 10-10 करके बनाए तो क्या कॉस्ट आएगी टोटल पर यूनिट। बैच साइज 100-100 करके बनाए तो क्या कॉस्ट आएगी टोटल पर यूनिट। बैच साइज 1000-1000 करके बनाए तो क्या कॉस्ट आएगी टोटल में और पर यूनिट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने फॉर्मेटिंग कर रखी, फॉर्मेट ऐसे कैसे बन रहा था। तो ये सब सवाल बताता है, क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा काम होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट समझ में आ गया। अब इसके अंदर ये हमने कैसे लिख दिया और ये कैसे लिख दिया वो बता देते हैं आपको, फिर सवाल करा देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मटेरियल बनाने का जो खर्चा होगा, तो मटेरियल जो लगेगा वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट में ही आएगा, ठीक है।
ऑपरेटर की वेजेस, जब प्रोडक्शन होगा तो भी ऑपरेटर को वेजेस देना पड़ेगा, और मशीन जब वो सेट करेगा तो भी कौन सेट करेगा, कोई और बाहर से तो आएगा नहीं, वही करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर की वेजेस प्रोडक्शन में भी आएगी और सेटअप में आएगी। प्रोडक्शन में लिखेंगे जब वो मशीन को प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट को, तो जो उसको पेमेंट करेंगे वो यहाँ आएगी। सेट करने में जो पैसा उसको दे रहे हैं वो सेटिंग अप कॉस्ट में आएगा। ऐसे ही ओवरहेड दोनों में खर्चा होगा। जब मशीन से हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी ओवरहेड खर्चा होगा, और मशीन से हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, तो मशीन का ही सेटअप कर रहे हो तो सेटिंग अप कॉस्ट वहां भी खर्चा होगी। यानी कुल मिला के ये है कि मटेरियल सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा, और ऑपरेटर की वेजेस और ओवरहेड किस में आएंगे, दोनों में ही आएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है। अभी आपको बातों बातों में बताया था कि जो सेटिंग अप कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, जितना आप बनाओगे उस पर लगेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वेरिएबल होती ही होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट रहती है, जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है वो हमेशा पहले पर यूनिट निकाली जाती। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, पहले पर यूनिट, बाद में टोटल किया जाएगा। और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल में पहले निकाली जाती है, उसको बाद में पर यूनिट कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती और फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पहले पर यूनिट कैलकुलेट करना है। जैसे मटेरियल में पर यूनिट कितने का लगता है, 6 पैसे का, तो मटेरियल में हमने लिख दिया कितना, 6 पैसा। ठीक है, ऑपरेटर की वजह से कैसे निकालोगे, बनाने में कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट, और ऑपरेटर को देते कितने हैं हम, 72 पैसे 1 घंटे के, यानी 72 पैसे देते हैं 60 मिनट के। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो बताओ अगर 72 पैसे देते हैं 60 मिनट के, तो 10 मिनट का खर्चा कितना हुआ। यूनिटी मेथड से कन्वर्ट करना है बस। तो 72 पैसे देते हैं उसको 60 मिनट के, तो बनाने में लग रहे हैं 10 मिनट, तो उसकी कितनी पेमेंट बनी, 12 पैसे बताई जा रही है। सेम इसी तरीके से ओवरहेड, मशीन में 1.5 रुपए खर्चा होता है 1 घंटे में, यानी 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट में। तो बताओ बनाने में लगते हैं एक प्रोडक्ट को 10 मिनट, तो खर्चा कितना हुआ, 25 पैसे। तो ये आ गया 25 पैसे। हमेशा बताया गया है आपको, मुझसे कॉस्ट पढ़ो तब से बताया गया है कि जो वेरिएबल वाली कॉस्ट रहती है वो पर यूनिट क्या रहती है, सेम, चाहे तुम जितना बनाओ पर यूनिट तो कॉस्ट इतने ही लगेगी। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, और पर यूनिट सब में क्या करना है, सेम लिखना है। टोटल निकालने के लिए आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। अभी मल्टीप्लाई करने वाला काम आराम से बैठ के करेंगे, पहले एक बार फॉर्मेटिंग हो जाए कि क्या क्या काम करना है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही लेता है हर आदमी, इसमें तो नहीं गड़बड़ कर देगा, इसमें भी गड़बड़ कर देगा तो फिर घूमती है तो कूद जाए जाके। सेटिंग अप कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, इसलिए टोटल में निकाली जाती है पहले। एक बार मशीन को सेट करने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे 20 मिनट। पहली बात तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो, वैसे भी कर सकते हो, मिनट में कन्वर्ट कर लो, सबके लिए इजी हो जाएगा। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 2 घंटे में होंगे 120 और प्लस 20 और ये वाले, तो मतलब कुल मिला के इसको 40 मिनट बोल सकते हैं, इसको 140 मिनट। तो इसी हिसाब से कन्वर्जन करना है। फिर से 72 पैसे ऑपरेटर को देते हैं 60 मिनट के, तो मशीन को सेट करने में 140 मिनट लग रहा है, तो कॉस्ट क्या होगी, ओवरहेड के 1.5 रुपए खर्चा करते हैं 60 मिनट के, तो बताओ 140 मिनट मशीन को सेट करने में लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या निकल के आई। हाँ बेटा 1.68, ये हमेशा टोटल में निकलती है। एक बार मशीन को सेट करेंगे तो इतना पैसा खर्चा होगा, तो ये पर वाले में नहीं लिखना, पर यूनिट में, किसमें लिखना पड़ेगा आपको, टोटल वाले कॉलम में लिखना पड़ेगा एज इट इज। टोटल इतना ही लगेगा, चाहे तुम एक बार में 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे कितना बनाओ, 1000। तो 2 चीजें आपको इस सवाल में ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, सेटिंग अप कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाली जाएगी और पर यूनिट सब में सेम लिखा जाएगा। सेटिंग अप कॉस्ट टोटल वाइज निकाली जाएगी, टोटल में लिखा जाएगा। पर यूनिट कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। तो इसको इनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये कॉलम भर जाएंगे,
और ये टोटल जो आई है इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। फिर सबका टोटल कर देंगे, सवाल हो जाएगा खत्म। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो और मल्टीप्लाई करो फटाफट। इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 60 पैसा, 1 रुपये 20 पैसा और 2 रुपये 50 पैसा। इसको 100, हाँ बेटा ये पहला 6 रुपये आ रहा है। 0.06 इंटू 10 करो, देखो कहाँ 6 रुपये आ रहा, दिखाओ हमको जरा कैलकुलेटर। ये 60 पैसा आ रहा था। हाँ तो वही तो हम कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? 0.06 है। हाँ तो वही तो है। अब 6 पैसा और 0.6 60 पैसा होता है, 0.06 6 पैसा होता है। कैसे में बच्चा गड़बड़ कर दे, यहाँ सवाल में 6 पैसा लिखा, 0.6 लिख के बैठा है। 0.6 60 पैसा होता है बेटा, 0.06 6 पैसा होता है। अब इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका वो 6 रुपए आएगा। 0.12 को 100 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा आपका वो 12 रुपए, और यहाँ इसी तरीके से कितना आ जाएगा? 25 रुपए आएगा। और यही चीज इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आएगा, ये 120 आएगा, और ये कितना आएगा? 250। समझ में आ गया? फिर इनका करेंगे टोटल, जिसका नाम लिख दिया हम लोगों ने ए। इसका सम करके बताना जरा कितना आ रहा है? 0.43, और पर यूनिट तो सेम ही रहेगा तीनों में ही। और इनका सम करोगे या इसको टोटल को भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो यहाँ 4 रुपये 30 पैसा आ जाएगा, यहाँ 43 रुपये आ जाएगा, और यहाँ 430 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसका टोटल करके लिख दें और चाहे ये जो पर यूनिट टोटल निकाला इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फट्टा से आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका नाम लिख दिया हमने ए। इसी तरीके से अब इसको, ये टोटल निकला, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा। इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यार 0.168, इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.350, और टोटल करके हम लोग लिख देंगे टोटल में। तो 1.68 प्लस 3.5, इसका टोटल आ रहा है 5.18, और इसका टोटल करेंगे तो 0.518। इसी तरीके से इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.168, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.350, और इनका सम करेंगे तो 0.0518। इनका सम तो वही आएगा, टोटल वाइज तो वही रहेगा। इसी तरह इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.00168, 0.00350, और सम करेंगे तो 0.00518, कुछ ऐसा आता दिखेगा। कोई समस्या बेटा? ए और बी का सम करके यहां लिख दें, आ जाएगी टोटल कॉस्ट। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ये ए वाले कॉलम, ये वाले और ये वाले का टोटल करके और लिख देना है, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल? ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वैल्यू बदल बदल के। चलो इसको पहले नोट करो, फिर पीछे वाला नोट कराएंगे। बैच कॉस्टिंग खत्म हुई आपकी।